अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पे हमें बताया गया है कि Kc की वैल्यू 0.016 है, टेम्परेचर 520 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। इक्विलिब्रियम के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन 0.08 मोलर और हाइड्रोजन की और आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। कहता है कि इस मिक्सचर के अंदर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड किया है, यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की है। ली शैटरे प्रिंसिपल को हमने यहां पे यूज करना है। तो जब नई मिकदार ऐड की गई है तो उसके नतीजे में जो फाइनल कंसंट्रेशन बन चुकी है वो बन चुकी है 0.096 मोलर। अब चूंकि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर दिया गया है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो फिर सिस्टम अपने आप को ऐसे चेंज करेगा कि वो एक नए इक्विलिब्रियम की तरफ चलेगा और एक नया इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश होगा। तो वो हमसे ये जानना चाहता है कि जब नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो उस वक्त फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशंस क्या होंगी। तो हम इसे शुरू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसमें हमने कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम डाटा को नोट डाउन कर लें। डाटा के अंदर हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताई गई है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI, H2 और I2 ये बताई गई है 0.08 मोलर, 0.01 मोलर और 0.01 मोलर। ओके, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ HI वो 0.096 मोलर है और वो हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI, H2 एंड I2 ये वो हमसे रिक्वायर कर रहा है। जब इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा एस्टेब्लिश होगा तो उस वक्त फिर इनकी कंसंट्रेशंस क्या होंगी। तो ये हमारा डाटा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। रिएक्शन है हमारे पास 2HI goes to H2 and I2 और H2 I2 मिलकर दोबारा जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये 520 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। लेट्स से कि हम स्टार्ट करते हैं यहां से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पहले जो थी वो थी 0.08 मोलर, 0.01 मोलर और 0.01 मोलर। ओके, न्यू कंसंट्रेशन उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड किया गया है और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है वो हो गई है 0.096 मोलर। हाइड्रोजन और आयोडीन को जो कि ऐड नहीं किया गया, लिहाजा इनकी नई कंसंट्रेशन वही होगी जो पुराने वाली है, यानी 0.01 मोलर और 0.01 मोलर। ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर कर ले। इक्विलिब्रियम को जो लोग नहीं समझते वो यकीनन यहां पे गलती करेंगे। वो बेटर ये है कि आप पहले इक्विलिब्रियम के टॉपिक को रिवाइज कर ले। तो हमने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को चेंज किया है, हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन सेम रहती है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आगे करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये न्यू वाली कंसंट्रेशन है, इसको आप न्यू कह सकते हैं, ये हमने मालूम करनी है। और इसमें हम नोट करेंगे कि रिएक्टेंट जो है जब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा, क्योंकि हमने रिएक्टेंट की इंक्रीज की है ना, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी।
ली शेट्टी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। तो फॉरवर्ड मूव करने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम होगी हमें नहीं पता, लेट्स से हम उसे x कहते हैं, लेकिन यहां पे 2 मोल्स हैं तो हम उसको 2x कह लेंगे। तो जब नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड की जो नई कंसंट्रेशन है दैट विल बी लेसर, और वो कितनी होगी, वो होगी 0.096 माइनस 2x मोलर। सिमिलरली जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो रही है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो इनहेंस करेगी, बढ़ेगी, और प्रोडक्ट में देखें कि यहां पे एक मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, लिहाजा यहां सिर्फ x का फैक्टर लगेगा। हम ये कहेंगे कि इसकी x कंसंट्रेशन ऐड अप हो गई है, ज्यादा हो गई है। सिमिलरली आयोडीन में भी x कंसंट्रेशन जो है वो ऐड अप हो गई है, वो ज्यादा हो चुकी है। तो इस तरह से हमने इनकी जो है वो सपोज्ड कंसंट्रेशन जो है वो मालूम कर ली है। तो अब हमारे सामने टारगेट ये है कि हम x की वैल्यू मालूम करें। x की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो हम इन कंसंट्रेशंस को जो है वो मालूम कर लेंगे। इसको हल करने के लिए अब हम Kc का फॉर्मूला लिखते हैं। Kc हम जानते हैं, Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और उसमें जब कोई कोएफिशिएंट होता है तो वो पावर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। वैल्यूज पुट करें, Kc की वैल्यू हमें बताई गई है 0.016 और H2 की वैल्यू हमने यहां से लेनी है 0.01 प्लस x, और I2 की वैल्यू वहां से लेंगे 0.01 प्लस x डिवाइड बाय 0.096 माइनस 2x होल स्क्वायर। नोट करें कि ये दोनों वैल्यू सेम है, लिहाजा ये आपस में स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.016 इज इक्वल टू 0.01 प्लस x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.096 माइनस 2x होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 0.016 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.01 प्लस x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.096 माइनस 2x होल स्क्वायर। इस सारे का भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे जब आप सॉल्यूशन देखेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये आ जाएगा 0.126 इज इक्वल टू 0.01 प्लस x डिवाइड बाय 0.096 माइनस 2x। ये चीज यहां पे डिवाइड कर रही है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.126 मल्टीप्लाई बाय 0.096 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.01 प्लस x। ये यहां दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0.0121 माइनस 0.252x इज इक्वल टू 0.01 प्लस x। अब x वाली जो वैल्यूज है वो एक तरफ कर लें और बाकी वैल्यूज को एक तरफ कर लें। इसको उस तरफ ले जाएंगे 0.0121 माइनस 0.01 और ये इधर आ जाएगी, तो x प्लस 0.252x। तो एड अप करें, ये आ जाएगा 1.252x और इसमें से इसको माइनस करें, ये आ जाएगा 0.0021। सो x इज इक्वल टू 0.0021 डिवाइड बाय 1.252 और इसका आंसर आता है हमारे पास 0.00168 मोलर। इस चीज को आपने कैलकुलेटर की मदद से हल करना है, करते जाएंगे, इंटीजर्स का ख्याल रखिएगा। तो ये बहुत आसान है।
अब हम इस हालत में हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कितनी कंसंट्रेशन में है, आयोडीन कितनी कंसंट्रेशन में है और हाइड्रोजन आयोडाइड कितनी कंसंट्रेशन में है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड कंसंट्रेशन वो हमारे पास है 0.096 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.00168, ये आ जाता है 0.0926 मोलर। इसी तरह से आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.01 प्लस 0.00168 इज इक्वल टू 0.01168 मोलर। सिमिलरली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ जाती है हमारे पास 0.01 प्लस 0.00168 इज इक्वल टू 0.01168 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेरिफिकेशन के मुताबिक है, जिसमें एसिटिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इज 4.0। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें शुरू पे यहां बता दी गई है और इसके साथ साथ हमें बताया गया है कि एसिटिक एसिड के 3 मोल्स हैं और इथाइल अल्कोहल के 1 मोल्स हैं। आगे इसको क्वेश्चन है कि इनके रिएक्शन से हमने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया है और बताएं कि इथाइल एसीटेट जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट, कहता है कि ये पता करें कि ये कितनी मिकदार में बना है। नंबर ऑफ मोल भी बताएं इसके और इसके ग्राम भी बताएं और साथ ही साथ ये बताएं कि एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ये कितना बाकी बचे हैं, इनकी अमाउंट जो बाकी बच गई है वो पता करनी है। शुरू करते हैं, इसको डाटा पहले लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमें क्या चीजें मालूम है और क्या हमने मालूम करनी है। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का पता है और वो है 4.0 और उसके अलावा हमें पता है इनिशियल अमाउंट किसकी एसिटिक एसिड उसकी जो है वो 3 मोल्स है और इथाइल अल्कोहल उसकी है 1 मोल। और निकालना हमने क्या है, हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमने निकालनी है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इन नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम्स, ये हमने मालूम करना है। शुरू करते हैं और शुरू करेंगे हम रिएक्शन से। रिएक्शन लिखेंगे पहले और उसके बाद ही हम जो है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो रिएक्शन हम जानते हैं CH3COOH प्लस C2H5OH, ये दोनों के फॉर्मूला हो गए। एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है जी और उसके नतीजे में CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन हमने थ्योरी के अंदर भी स्टडी किया हुआ है, इसलिए इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमें खुद बताए, हमें खुद से ये याद होना चाहिए। वैसे भी फॉर्मूलाज अगर याद हैं तो रिएक्शन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब इस इक्विलिब्रियम को पहले स्टडी करते हैं कि इस इक्विलिब्रियम में हमें क्या बताया जा रहा है। तो लेट्स से कि जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब टाइम 0 था, तो उस वक्त इनिशियल अमाउंट मतलब इनिशियल जो टाइम था उसमें ये 3 मोल थे और ये 1 मोल है और ये ऑब्वियसली मौजूद ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्शन प्रोसीड किया और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, यानी जब टाइम उस टाइम के बराबर हो गया जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना है, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी कम हो जाएगी हम नहीं जानते, हम उसे सपोज कर लेते हैं कि एक्स अमाउंट कम हो जाएगी। तो इसके भी अगर एक्स मोल कम हो जाते हैं, इसके भी एक्स मोल कम हो जाते हैं, तो इसके एक्स मोल बनेंगे और इसके भी एक्स मोल बनेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है क्योंकि सब ये 1 मोल्स हैं। अगर ज्यादा मोल हो फिर तो हम फैक्टर 7 लगाते हैं, लेकिन चूंकि 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है हर
कंपोनेंट का, तो इसलिए हमें उसके साथ कोई फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 3 माइनस एक्स मोल, और इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स मोल। तो ये रिएक्टेंट है, इनकी अमाउंट कम होगी, ये प्रोडक्ट है, ये इंक्रीज करेंगे, तो 0 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी सिंपली हम इसको लिख लेंगे एक्स मोल, और ये भी 0 प्लस एक्स और एक्स मोल हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे वाटर के बारे में नहीं पूछा गया, लिहाजा अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी एक्वेशन के लिए हमें इस वाटर के बारे में बात करना जो है जरूरी है। तो एक्वेशन हमारे सामने क्या है, एक्वेशन हम बनाते हैं पहले। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होती है कंसंट्रेशन CH3 COO C2H5 इंटू H2O। प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आप जो है वो बटे के नीचे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा C2H5OH। नाउ Kc की वैल्यू हमें गिवन है 4.0, और इनकी वैल्यूज क्या हैं, इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू भी x है, और नीचे ये है 3 माइनस एक्स और ये है 1 माइनस एक्स। तो सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, तो जो करें 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे और यहाँ पे, सिमिलरली x मल्टीप्लाई करेगा अपने अपने काउंटर पार्ट के साथ। तो नोट करें 3 1s आर 3 और 3x आर 3x आ जाएगा, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x आ जाएगा, दोनों माइनस है तो ये बन जाएगा 4x, यानी 3x और x मिलकर आ जाएगा 4x, और x x से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस, तो x स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपने इसको हल कर लेना है, गलती नहीं करनी। अगर मुश्किल है तो स्टेप बाय स्टेप कर लें, 3 माइनस 3x माइनस x प्लस x स्क्वायर, फिर अगले स्टेप में उसको हल करें। फिलहाल इसको हम उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेगा ये 4 इंटू डायरेक्ट करते हैं क्योंकि एडवांस लेवल है, तो 12 माइनस 16x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। नाउ ये x के इधर प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो जब ये x उधर जाके माइनस होगा तो ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम हल करेंगे आगे, और हम हल करने के लिए इसको इसमें इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। x इज इक्वल टू माइनस 16, सॉरी एक और माइनस भी है, तो माइनस इंटू माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है सी की वैल्यू है 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। तो आपको अंदाजा हो गया होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। नो इसको हल करते हैं, ये सिंपली 16 आ जाएगा प्लस माइनस, इसको सारे को हल कर लें। 16 का स्क्वायर जो है वो आता है 256, 4 3 आर 12, 12 12 आर 144, 256 में से 144 निकालेंगे 112 बच जाएगा, डिवाइड बाय 6। इसको आगे कैलकुलेटर पे हल करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x की वैल्यू आ रही है प्लस वाली और एक आ रही है माइनस वाली। क्या मतलब 16 प्लस, इसका आंसर क्या आता है 10.6 डिवाइड बाय 6, और दूसरी वैल्यू क्या है 16 माइनस 10.6 ओवर 6। तो x की एक वैल्यू आएगी हमारे पास 4.43 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 0.9। अब आप नोट करें कि x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट को या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो कि कंज्यूम हुए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान करिएगा तो ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो 3 मोल है और 1 मोल है। अच्छा, तो ये रिएक्टेंट 3 मोल है
तो ये 4.43 कैसे कंज्यूम हो जाएगा, या ये रिएक्टेंट 1 मोल है तो ये 4.43 कैसे कंज्यूम हो जाएगा। देखने से पता लग रहा है कि ये वैल्यू जो है ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ही इस तक नहीं पहुंचती। सो दिस शुड बी द रियल वैल्यू एज 4.43 is greater than initial concentration. So 0.09 mole of reactants has been consumed. इतने जो है वो रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हुए हैं और इतने ही जो है वो प्रोडक्ट बने हैं। सो x की वैल्यू है 0.9। अब आप इन तमाम वैल्यूज के अंदर जो है इसे पुट करके तो इनके नंबर ऑफ मोल बता सकते हैं। मैं सिर्फ नंबर ऑफ मोल बता देता हूं, मैसेज आप खुद निकाल लीजिएगा क्योंकि उसमें सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इनके मोलर मैस से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं मोलर मैस आपको बता देता हूं, इसका मोलर मैस होता है 88 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मैस है 46 ग्राम पर मोल और इसका मोलर मैस है 60 ग्राम पर मोल। तो उसमें मोलर मैस मैंने आपको बता दिए, आप नंबर ऑफ ग्राम खुद निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या है वो हम निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, CH3 COO C2H5 इज इक्वल टू 0.9 मोल और इसी तरह से CH3 COOH, तो ये 3 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 2.1 मोल और C2H5OH इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1 मोल। सो इक्विलिब्रियम पे ये इनके नंबर ऑफ मोल बच जाएंगे। मैसेज आप इनके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके खुद निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्विलिब्रियम दिया गया है जिसमें वाटर है और कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये आपस में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। यही वो इक्विलिब्रियम है जिसके नतीजे में इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर की जाती है। कहता है कि इसके लिए सबसे पहले तो Kp का एक्सप्रेशन लिखें, तो डेटा नोट करेंगे साथ ही साथ, लेकिन क्वेश्चन आसान है तो आंसर भी करते जाए। सॉल्यूशन में हम पहले उसके लिए Kp का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन पार्ट ए, Kp विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। नाउ उसका क्वेश्चन ये है कि आपको जो है वो 1 मोल स्टीम और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टीम से मुराद वाटर वेपर्स, तो इनिशियल कंसंट्रेशंस हम लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 मोल। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड की भी जो है वो 1 मोल है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल है। और कहता है कि इनको आपस में रिएक्शन करवाया गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पर 33.3% इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी 1/3 ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वो कौन है, वो हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें पता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज 33.3%। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द Kp, और Kp की वैल्यू निकालनी है और उसके यूनिट्स में निकालने हैं। Kp क्या होगा और उसके यूनिट्स क्या होंगे। शुरू करते हैं। इनफैक्ट शुरू तो हम कर चुके हैं, हमने पार्ट ए पहले सॉल्व कर लिया है, पार्ट बी शुरू करते हैं।
तो पार्ट बी शुरू करने के लिए पहले हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। हम देखना चाहेंगे इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम में ये है कि वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में कंबाइन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। इनिशियली जब रिएक्शन अभी टाइम 0 पे था, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, ये भी 1 मोल प्रेजेंट थे, ये भी 1 मोल प्रेजेंट थे। ऑब्वियसली ये 0 है, ये भी 0 है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है एक कंसंट्रेशन के ऊपर, सॉरी ऐसी एक टाइम के ऊपर जहां इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस वक्त वो कहता है कि ये 33%, 0.3% है। अब ये कितना है ये भी हमें मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है और ये भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम इन्हें मालूम करना चाहेंगे। इसमें कई एक तरीके जो है वो टेक्स्ट बुक्स में की बुक्स में इनफैक्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो तरीका मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें हम डायरेक्टली प्रेशर के साथ डील करेंगे और हम जानते हैं कि मिक्सचर का टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज P, वो P है। और किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो उसके नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा। और एक बात यहां पे नोट कर लेनी चाहिए कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं और सबके इक्वल मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिहाजा जितने मोल रिएक्टेंट में से किसी एक के कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट के उतने ही मोल जो है वो बनेंगे, और जितने किसी एक प्रोडक्ट के मोल बन जाएंगे उतने ही दूसरे प्रोडक्ट के मोल भी बनेंगे। तो ये बात, इसको बेशक आप रिपीट करके सुन लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको अच्छी तरह ज़हन में रख लें। अब इसको हल करते हैं। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर जो है वो P है। P ATM इसका यूनिट है। खैर यूनिट को फिलहाल हम कंसीडर नहीं करते। अब हमें बता दिया गया है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, हाइड्रोजन का उसमें पार्टिसिपेशन है वो क्या है। तो हम फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम बता सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/3p। 1/3p क्यों? 33.3% है। 33.3% का मतलब 1/3 होता है। तो अगर टोटल प्रेशर P है और टोटल मिक्सचर का 33.3% हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 1/3p होगा ना। बहुत आसान है। अब हाइड्रोजन का हमें पार्शियल प्रेशर मालूम हो गया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी मालूम कर सकते हैं। कर लेंगे कैसे? कि जितना हाइड्रोजन बनेगा उतना ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। As concentration of carbon dioxide is equal to the concentration of hydrogen, so partial pressure of carbon dioxide will also be 1/3p। तो हमने प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर निकाल लिए, तो अब रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करें, इक्वेशन को इस्तेमाल करें। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। टोटल प्रेशर हमारे पास P, प्रोडक्ट का प्रेशर हमें मालूम है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है वो हम निकाल सकते हैं। तो निकालिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस partial pressure of products। तो रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, रिएक्टेंट्स कौन है? इसमें वाटर भी शामिल है और इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल है। तो ये कितना है टोटल? तो P माइनस प्रोडक्ट्स कौन है? प्रोडक्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनका पार्शियल प्रेशर आप टोटल में से माइनस कर दें तो ये आप निकाल लें कितना आता है, -1/3p
प्लस 1/3p। इसको हल करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3p। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो आ जाता है 1/3p। अब चूंकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी इक्विवेलेंट हैं, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, लिहाजा इनका पार्शियल प्रेशर भी, इनकी जो अमाउंट्स हैं वो भी बराबर रहेंगे और इनका पार्शियल प्रेशर भी बराबर रहेगा। तो अगर टोटल प्रेशर ये है तो हर एक का अपना अपना प्रेशर कितना होगा, यकीनी बात है इसका हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं, इनफैक्ट हम यहां पे उसे बताएंगे कि वाटर कंसंट्रेशन और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपस में बराबर है। क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन आपस में बराबर हैं, इसलिए partial pressure of water is equal to the partial pressure of the carbon monoxide is equal to 1/3p divided by 2. So वाटर का भी पार्शियल प्रेशर और कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 1/6p दोनों का। तो अब हमारे पास देखें कि हमने सबके पार्शियल प्रेशर्स निकाल लिए, हमारे पास तमाम रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर मौजूद हैं, फार्मूला भी मौजूद है, तो वैल्यू पुट करें और आंसर निकालेंगे। तो Kp इज इक्वल टू 1/3p कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बटे के ऊपर और 1/6p डॉट 1/6p ये हमारे पास आ जाएंगे वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इसको हल कर ले तो ये आ जाएगा p से कैंसिल, ये तो सिंपली कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 और ये हमें जानते हैं कि बटे के नीचे बटा है तो बटा जो है वो उलट जाता है, 6 बार 36 ही आ जाएगा, 36 बटा 1 तो 9 4 बार 36, तो Kp हमारे पास आ जाएगा 4.0। यूनिट्स निकालने हैं तो यूनिट्स निकालना बहुत ही आसान है, उसके लिए हमें इसको जरूरत नहीं है, हमें जस्ट ये फॉर्मूला देखना है। तो Kp का यूनिट्स क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर का यूनिट जो है वो ATM होता है, ATM 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 ATM, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 9 यूनिट्स। तो Kp के इस रिएक्शन के लिए कोई यूनिट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 23, ये इस एक्सरसाइज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें भी पार्ट ए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर लें। इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि बेंजोइक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक से मुराद यानी ये एक प्रोटॉन लूज करता है और उसका सबूत ये है कि इसके Ka की वैल्यू 10⁻³ से भी कम है, ये 10⁻⁻6 आ रही है, इट मीन कि ये एक वीक एसिड है। नाउ क्वेश्चन ये इसका ये है कि इसकी पीएच आपने निकालनी है किसकी, सॉल्यूशन की। कौन सा सॉल्यूशन की, जिसके अंदर 7.2 ग्राम सोडियम बेंजोएट हो और उसके साथ साथ बेंजोइक एसिड जो है वो 0.02 मोलर हो और उसका वॉल्यूम क्या हो 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसने हमें दे दी और हमसे पीएच रिक्वायर की है। शुरू करते हैं और पहले डाटा लिख लें। डाटा में हमें पता लग गया कि A की वैल्यू वो है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और उसके साथ अच्छा यूनिट भी दिया हुआ है तो यूनिट भी लिख लें आप -3। नाउ पीएच हमसे रिक्वायर कर रहा है और मास ऑफ सोडियम बेंजोएट हम बता रहा है 7.2 ग्राम। सोडियम बेंजोएट का मोलर मास निकाल लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है और कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, लिहाजा हमें इस ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलर मास हमें पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ सोडियम बेंजोएट C6H5COO तो बेंजोइक एसिड के साथ H जो लगा होता है उसे हटा के सोडियम लगा देंगे, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। टोटल कार्बन यहां पे देखिए 7 कार्बन हैं तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7
हाइड्रोजन देखें 5 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ऑक्सीजन देखें तो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 23, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 144 ग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट चलेंगे और बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1 dm क्यूब, और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड, इसको आप इस अंदाज में लिख सकते हैं C6H5COOH मोलर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट्स को यूज करें तो ये हमारे पास है 0.02 मोलर। अब हमने पीएच निकालनी है, तो आप समझ गए होंगे ये बफर का क्वेश्चन है। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है ये बफर ही कहलाता है जिसमें एक वीक एसिड हो और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ साल्ट मौजूद हो, तो बफर है। और बफर के लिए हम हेंडरसन इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। हेंडरसन इक्वेशन क्या कहती है? हेंडरसन इक्वेशन कहती है पीएच ऑफ बफर इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंपोनेंट डिवाइड बाय द एसिड कंपोनेंट। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो इसमें हमें क्या चीजें रिक्वायर हैं, क्या हमें मालूम है, वो हम देख लेते हैं और उसके बाद हम पीएच की वैल्यू निकालेंगे। तो नोट करें कि हमें pKa निकालनी है। तो pKa हम कैसे निकालेंगे? pKa इज इक्वल टू दी नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, और नेगेटिव लॉग हमने लेना है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, ध्यान से लिखें, ब्रैकेट का इस्तेमाल करिएगा तो सही आंसर आएगा, ये आ जाएगी 4.2। तो pKa हमारे पास 4.2 आ जाती है। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? नेक्स्ट हमने निकालना है, यहां पे नोट करें, ये एसिड की कंसंट्रेशन है। हमें एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है, हमें पता है एसिड कंसंट्रेशन। साल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है और कंसंट्रेशन को बता चुका हूं आपको, कंसंट्रेशन बराबर होती है मोल बटा वॉल्यूम। सो मोल बटा वॉल्यूम इज द कंसंट्रेशन। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, तो निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट C6H5COONA is equal to the mass of sodium benzoate divided by the molar mass, और ये हमारे पास आ जाता है 7.2 डिवाइड बाय 144। बहुत आसान कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से कर लें, 0.05 मोल। तो मोल ही आ जाते हैं, तो कंसंट्रेशन निकाल लें। तो कंसंट्रेशन है मोल बटा वॉल्यूम C6H5COONA, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दी मोल है 0.05 और वॉल्यूम है 1, तो ये आ जाएगा 0.05 मोलर। सिंपली मोलर मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब हमारे पास ये सब चीजें मौजूद हैं, तो हम उसमें इक्वेशन पहले सही कर लें। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट कंपोनेंट कौन सा है हमारा? C6H5COONA, ये साल्ट कंपोनेंट है, डिवाइड बाय एसिड कंपोनेंट क्या है? C6H5COOH। वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। 4.2 प्लस लॉग ऑफ 0.05 ओवर 0.02, ब्रैकेट का इस्तेमाल करिएगा, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी वरना नंबर कट जाएगा। तो आंसर आ जाता है जी 4.59। सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और ये भी बफर के मुतालिक है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि एक बफर प्रिपेयर किया गया है जिसके अंदर सोडियम एसीटेट 0.2 मोलर है और एसिटिक एसिड 0.5 मोलर है, और आपने इसकी वैल्यू निकालनी है पीएच की। और फिर आपने ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, ये बताना है कि अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोलर NaOH डाल दें तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अगर ये नहीं डालते तो आप 0.1 मोलर HCl डाल दें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? यानी एसिड और बेस का बफर की पीएच पर क्या इफेक्ट होता है, ये भी हमने मालूम करना है। शुरू करते हैं। हमें पहले डाटा लिख लेना चाहिए। तो डाटा में
कंसंट्रेशन हमें पता है CH3COONA की कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर और CH3COOH की कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर। वॉल्यूम भी गिवन है, लिख लें 1 dm³ और उसके साथ साथ पीके हमें बता दी गई है। एसिटिक एसिड की पीके जो है वो 4.74 है एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड हमसे किया जा रहा है पीएच के बारे में, और फिर आगे दो पार्ट्स हैं कि अगर NaOH की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर होगी तो फिर पीएच क्या हो जाएगी, और दूसरा पार्ट ये है कि अगर HCl की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर होगी तो फिर पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। तो ये हमारा डाटा है सारा, हमें पता लग गया क्या मालूम है, क्या मालूम करना है। अब हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन हम निकालेंगे बाय यूजिंग दी हेंडरसन इक्वेशन, और हेंडरसन इक्वेशन में हम जानते हैं, हम इसको लिखेंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, नोट करें लॉग ऑफ, यहाँ पे एसिड कंपोनेंट कौन है और सॉल्ट कंपोनेंट कौन है। सॉल्ट कंपोनेंट को हम बटे के ऊपर लिखते हैं CH3COONA डिवाइड बाय CH3COOH, सॉल्ट कंपोनेंट डिवाइड बाय दी एसिड कंपोनेंट। वैल्यू हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं 4.74 प्लस लॉग ऑफ ये वैल्यू है 0.2 और ये वैल्यू है 0.5। कैलकुलेटर में ब्रैकेट का इस्तेमाल करके इसको हल करें, इसका आंसर आ जाता है 4.34। ना ये तो होगी बफर की पीएच। अब हमने ये पता करना है कि अगर हम इसमें एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले शुरू करते हैं पार्ट 1 से। हम ये देखते हैं कि बाय एडिंग 0.1 मोलर NaOH, तो NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होगा, सो इट आयोनाइजेस कंप्लीटली। कैसे? ऐसे NaOH ये आयोनाइज होगा टू फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहां पे जो नोटेबल चीज है वो हमारे लिए OH नेगेटिव आयन है। Thus it gives 0.1 molar OH negative ion, जो क्या करेगा, which will react with 0.1 molar of acid component of buffer। ये बफर के एसिड कंपोनेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, जिसकी वजह से एसिड कंपोनेंट जो है वो कम हो जाएगा और साल्ट कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये बेस है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट बनाएगा, एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट कंपोनेंट। So new concentration CH3COOH, बेस एसिड इस रिएक्शन करके एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। एसिड की कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर, तो ये कम होकर रह जाएगी 0.4 मोलर, और एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बना रहे हैं तो साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। साल्ट की कंसंट्रेशन है CH3COONA साल्ट है हमारा, और इसकी कंसंट्रेशन थी 0.2 मोलर, तो ये इंक्रीज होकर 0.3 मोलर हो जाएगी। अब हम सिंपली इक्वेशन यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन, बाय यूजिंग
हेंडरसन्स इक्वेशन हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। pH इज इक्वल टू pK 4.74 प्लस log ऑफ 0.3/0.4, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 4.62। ब्रैकेट का खास इस्तेमाल करिएगा, कैलकुलेटर में गलती मत करिएगा कैलकुलेशन करते हुए। तो ये इसके अंदर हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे एसिड को भी जो है वो कर सकते हैं। यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होगा। हम कहेंगे बाय एडिंग 0.1 मोलर HCl। मैं स्टेटमेंट आपको लिख देता हूं, फॉर्मूला आप खुद अप्लाई करिएगा। बाय एडिंग 0.1 मोलर HCl व्हाट वी विल हैव, हम जानते हैं कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, so it completely ionizes। ये completely ionize करेगा। और कैसे आयोनाइज करेगा, HCl आयोनाइज करेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो H पॉजिटिव है। अब H पॉजिटिव कैसे रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव जो है ये एसिड है, तो ये एसिड की कंसंट्रेशन को एनहांस करेगा। एसिड की कंसंट्रेशन को कैसे एनहांस करेगा कि साल्ट कंपोनेंट से रिएक्शन करके उसको एसिड कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से H positive reacts with salt component and convert it to the acid component। नोट करें कि कंसंट्रेशन ये है, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब बेस वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब एसिड वाला पार्ट है, तो बेस भी इसी में ऐड करना था, एसिड भी इसी में ऐड करना था सेपरेटली। ठीक है, वन बाय वन हर एक के इफेक्ट को हमने कंसीडर करना है। तो अब जब इसमें एसिड डाला जाएगा तो एसिड जो है वो साल्ट कंपोनेंट को डिक्रीज करेगा और एसिड कंपोनेंट को एनहांस करेगा। एसिड एसिड है तो एसिड को ही स्ट्रेंथ देगा, एसिड को इंक्रीज करेगा। सो अब जब नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो नए इक्विलिब्रियम के अंदर जो साल्ट कंपोनेंट है वो कम होकर 0.1 मोल रह जाएगा और एसिड कंपोनेंट जो है वो ज्यादा होकर 0.6 मोल रह जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 0.1 और 0.6, और उसका आंसर जो है वो आप निकाल लेंगे। तो अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।